अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमने आज प्रैक्टिस करना है। दिस इज फ्रॉम मई जून 2016, पेपर 2 वेरिएंट 2। और ये भी मंथली बेसिस वाला ही सवाल है। कल हमने मंथली बेसिस यूजिंग आरबीएम मेथड किया था। आज हम मंथली बेसिस यूजिंग एसएलएम मेथड करेंगे। सो द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद म्यू इज अ सोल ट्रेडर and prepares her financial statement to 31st May each year. She depreciates her motor vehicle using the RBM method at, okay, this is again RBM method, at RBM method at 20% per annum. Depreciation is charged monthly. तो ये again एक RBM method मंथली बेसिस वाला सवाल है, जिसमें जो मेथड है दैट इज आरबीएम एंड द पॉलिसी इज मंथली बेसिस। कंपनी इज चार्जिंग डेप्रिसिएशन और पर मंथ बेसिस। पहले पार्ट में कहते हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे डेप्रिसिएशन is charged, depreciation is, दोनों डेफिनेशन लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो इट इज द ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट, और ये भी लिख सर सकते आपकी हो स्क्रीन कि शो नहीं हो इट इज रही। चार्ज टू, ओके अच्छा जी, बाकी स्क्रीन आपके सामने। जी अच्छा, सो पहले पार्ट में कह रहे हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो इसमें आप दोनों डेफिनेशन जो आपको सिखाई गई हैं आप लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। आप ये भी लिख सकते हो डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। बोथ डेफिनेशंस आर इक्वली एक्सेप्टेबल। सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू spread the cost, spread the cost of an asset, of an asset over its useful life, over its useful life। ये मुझे एक मार्क मिल गया। स्टेट थ्री सर, कॉजेज ऑफ अगर हाँ, मैं दूसरी डेफिनेशन लिखता हूँ तो मुझे कंप्लीटली अच्छा पड़ता एक्सेप्टेबल। होगा यूजफुल लाइफ या। दूसरी डेफिनेशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स हाँ ओवर इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ या ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। आप बिल्कुल, आपको मेंशन करना चाहिए सही है। बिकॉज ग्रेजुअल फॉल ड्यूरिंग भी इट्स जो हो रहा यूजफुल लाइफ, है सही या ओवर ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, नॉट ड्यूरिंग, ओवर ओवर इट्स इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक सही है। है। स्टेट थ्री कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो पहला हम लिख देते हैं वेयर एंड टेयर, दूसरा हम लिख देते हैं ऑब्सोलीटनेस, और तीसरा हम लिख देते हैं टाइम फैक्टर। ये हमें 3 मार्क्स और मिल गए। तो इधर तो आपको देखो, आपके 4 मिनट भी नहीं लगे, इधर तो मेरे 2 मिनट लगे, लिटरली 2 मिनट से भी कम मिनट लगे इस 4 मार्क को उठाने में। जो टाइम लगना है वो इधर लगना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? म्यू परचेज्ड अ मोटर व्हीकल ऑन 1 जून 2023 फॉर 1,52,000 ऑन 1 मार्च 2015। अच्छा, इसके पहले से बता दिया कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है। अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 में ईच ईयर को, और पॉलिसी और रेट भी हमारे पास और मेथड गिवन है। और फिर नीचे कहता है कि भाई 1 जून 2013 को, जो कि आपके कौन से अकाउंटिंग ईयर के बीच में आ रहा होगा। अकाउंटिंग ईयर पहले मेंशन कर लेता हूँ। अगर अकाउंटिंग ईयर खत्म 31 मई को हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट 1 जून को ही होता है। तो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर जिसके अंदर ये एसेट परचेज किया गया है 1 जून 2013 को, तो ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट भी 1 जून 2013 को हो रहा है, और एंड कब होगा? 31 में 2014 को। सर आपको कैसे पता चला? बहुत सिंपल सी बात है भाई, उसने क्लियरली बोला हुआ है कि आपका साल खत्म तो 31 मई को हो रहा है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने ये मशीन खरीदी 1 जून 2013 को है, तो इट ऑब्वियसली मीन्स कि भाई अगर मेरा साल खत्म 31 मई को हो रहा है, तो इट क्लियरली मीन्स कि वो अगला साल कब स्टार्ट होगा? 1 जून को स्टार्ट होगा। और एयर कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि एयर कौन सी बात हो रही है, एयर 2013 की बात हो रही है। तो मैंने बोला भाई मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट 1 जून 2013 को होगा और खत्म 31 में 2014 को होगा। यानी कि ये जो मैंने एसेट मोटर व्हीकल परचेज किया है, ये एट द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर परचेज कर लिया है, हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 1,52,000। ठीक है। आगे फिर कहता है on 1st March 2015 a new motor vehicle was purchased at a cost of $1,90,000। अब जरा फिर से अकाउंटिंग ईयर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो पहला अकाउंटिंग ईयर आया, फिर उसके बाद जो अकाउंटिंग ईयर आया होगा वो हमारा स्टार्ट हुआ होगा 1 जून 2014 को, एंड इट वुड हैव एंडेड ऑन 31 मई 2015। और ये जो ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, ये हो रही है 1 मार्च 2015 को, यानी कि ये ट्रांजैक्शन इसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर लाई कर रही है।
ठीक है ना भाई, क्योंकि आपका जो 1 मार्च 2015 है वो 31 मई 2015 के अंदर अंदर ही लाई कर रहा है। मार्च ऑब्वियसली पहले आता है, मई बाद में आता है। तो खैर, इस सेकंड अकाउंटिंग ईयर के अंदर अब कहता है कि आपने एक नई गाड़ी खरीदी है हैविंग अ कॉस्ट ऑफ $1,90,000, और दी ओल्ड मोटर व्हीकल जो आपने पिछले अकाउंटिंग ईयर में खरीदी थी ऑन 1 जून 2013, उसके बारे में कहता है द ओल्ड मोटर व्हीकल was part exchange at a value of $84,000। और मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास ये पार्ट एक्सचेंज की वैल्यू गिवन हो, यू कैन ट्रीट इट एज अ सेल्स प्रोसीड एज वेल। लिखूंगा नहीं सेल प्रोसीड, अपने समझने के लिए इसको मैंने मेंशन कर लिया कि ये क्या है भाई, ये मेरी सेल्स प्रोसीड है। तो सवाल अब बहुत सिंपल हो चुका है। आपने एक गाड़ी 1 जून 2013 को खरीदी है, उसको आपने पूरा अकाउंटिंग ईयर गुजारा। इस वाले साल आपने जो गाड़ी खरीदी थी $1,52,000 की, पूरे 12 महीने वो आपके पास गाड़ी रही है। 1 जून से वो आपने खरीदी, और 1 जून से लेके पूरे 31 में 2014 तक वो आपके पास रही है। एंड देन आपने उस गाड़ी को 1 मार्च को बेचा, तो यानी कि अगले अकाउंटिंग ईयर, ये अगर मैं लिखता हूँ फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ये सेकंड अकाउंटिंग ईयर, तो अगले अकाउंटिंग ईयर में भी वो गाड़ी आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि टोटल कितने महीने हो गए, 1 मार्च को बेची है, यानी कि फरवरी तक वो गाड़ी आपके पास रही है। विच मेक्स इट अ गुड 9 मंथ्स, यानी कि सेकंड अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो पुरानी गाड़ी है वो आपके पास कितने महीने तक रही है, 9 महीने तक रही है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया ओल्ड व्हीकल के लिए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ओल्ड व्हीकल के लिए। और फिर मैं एक डिफरेंट पेन से यहाँ पे आगे मेंशन कर लेता हूँ कि जो नई व्हीकल आई है, न्यू व्हीकल आई है, वो तो भाई पहले साल में तो आई नहीं ना। 2014 में तो उसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो न्यू व्हीकल से रिलेटेड 2014 में ना वो हमारे पास थी ना, और थी नहीं तो उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं बनती। अलबत्ता जो नई मोटर व्हीकल है, वो क्योंकि हमने पार्ट एक्सचेंज करके पुरानी व्हीकल को ली है, सेम डेट 1 मार्च को ली है, तो वो इस साल हमारे पास बिजनेस में कितने महीने रहेगी, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, और फिर 31 में को तो अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाएगा। यानी कि ये नई व्हीकल बिजनेस के अंदर सेकेंड अकाउंटिंग ईयर में 3 महीना रही है। और ये महीने में क्यों मेंशन कर रहा हूं, बिकॉज द पॉलिसी टू चार्ज डेप्रिसिएशन इज ऑन पर मंथ बेसिस। अगर कल वाला सवाल भी याद रखो, तो उसके अंदर भी मैं सबसे पहले यही चीज मेंशन कर रहा था, फिगर आउट कर रहा था कब एसेट आया है, कब आने से मेरा ये मुराद है कि अकाउंटिंग ईयर में कब आया, और किस अकाउंटिंग ईयर में उस एसेट ने कितना महीना गुजारा है। तो हमने लिखा कि भाई पुरानी मोटर व्हीकल 1 जून 2013 को आ गई थी, और वो जो पूरा अकाउंटिंग ईयर उसने पूरे 12 महीने गुजारे। नई व्हीकल आपके पास फर्स्ट जो उसने लिखा हुआ है मार्च को आई है, और उसने 3 महीने गुजारे हैं, जबकि पुरानी व्हीकल ने सेकंड अकाउंटिंग ईयर में 9 महीने गुजारे हैं, विच इज फ्रॉम 1 जून अप टिल 1 मार्च। ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर लिया। उसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द बैलेंस, क्योंकि अब देखो जो नई मोटर व्हीकल आई है उसका 84,000 तो वो कह रहा है ना कि पुरानी व्हीकल से एडजस्ट हो गया, लेकिन जो बैलेंस बचा होगा, क्योंकि नई मोटर व्हीकल $1,90,000 की आई है, तो वो बैलेंस कह रहा है जो कि 1,06,000 का बना होगा, वो कह रहा है कि वो आपने बैंक लोन से सेटल किया है, जो कि आप 3 सालों में देते रहोगे। तो बेसिकली बाकी का पैसा आपने कैश नहीं दिया, सो यू कांट क्रेडिट कैश इन दिस केस। यहाँ पे नॉर्मली हमारी जो एंट्री बनती है वो क्या बनती थी, नॉर्मली हमारी एंट्री बनती थी, मैं लिख देता हूँ, मोटर व्हीकल आई है तो भाई मोटर व्हीकल को डेबिट कर देते थे 1,90,000 से, और हम क्रेडिट कर देते थे पार्ट एक्सचेंज। पार्ट एक्सचेंज कितने से हुआ है, पार्ट एक्सचेंज ऑफ ओल्ड व्हीकल हुआ है 84,000 से, तो हम कहते थे भाई 1,90,000 डेबिट मोटर व्हीकल एट कॉस्ट। पार्ट एक्सचेंज हम यहाँ पे लिख देते थे ओल्ड व्हीकल, अगर चाहूँ तो ब्रैकेट में अपनी आसानी के लिए और समझ के लिए लिख सकता हूँ, ओल्ड व्हीकल का पार्ट एक्सचेंज हुआ, कितनी वैल्यू सेटल हुई ओल्ड व्हीकल से, 84,000। और नॉर्मल केसेस में हम जो रिमाइंडर बैलेंस है जो कि 1,06,000 का बचेगा, 1,06,000 कैसे निकाला सर, रिमाइंडर बैलेंस की वर्किंग क्या कर देता हूँ, 1,90,000 गाड़ी की कॉस्ट है जो नई गाड़ी खरीदी है, उसमें से 84,000 पुरानी गाड़ी से एडजस्ट हुआ, तो जो रिमाइंडर वैल्यू बच रही है वो हमारे पास कितनी बच रही है, 1,06,000 बच रही है। अब ये 1,06,000 नॉर्मली हम कैश या बैंक से सेटल करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि भाई ये कैश या बैंक से सेटल नहीं हुआ, बल्कि ये बैंक लोन रीपेबल है, यानी कि आपने इस रिमाइंडर $1,06,000 की अमाउंट का की वर्थ का बैंक लोन उठा लिया। ठीक है भाई, बैंक लोन उठा दिया, तो अब क्या करेंगे, अब देखो बैंक लोन उठाने का क्या मतलब है कि तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बैंक या कैश की जगह बैंक लोन, जो कि मेरे लिए एक नॉन करंट लायबिलिटी है, क्योंकि वो बढ़ रही है 1,06,000 से, तो उसको 1,06,000 से क्रेडिट कर दूंगा। यहाँ पे अगर कोई बच्चा बैंक या कैश लिख के आ जाए तो वो एंट्री सही नहीं मानी जाएगी, इवन तो उसने एंट्री मांगी नहीं थी, बट मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे एंट्री दे दी है। ठीक है,
आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अब देखते हैं क्या कहता है। प्रिपेयर द मोटर व्हीकल्स एट कॉस्ट अकाउंट, अगर वो नहीं भी कहता ना एट कॉस्ट अकाउंट। जी बोलिए। सर अगर बैंक बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक डेबिट नहीं होगा? बैंक डेबिट क्यों होगा बेटा, बैंक से लोन ले रहे हो, बैंक लोन इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, उधार है आपकी, ऑब्लिगेशन है। और ओके। लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है, जब बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करता है। दैट्स वाई बैंक लोन जब बढ़ा मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बैंक डेबिट क्यों होता है, वो तो तब होता है ना जब कैश आ रहा होता है आपके बिजनेस में, या आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट में कोई कैश नहीं आया, आपने सिंपली बैंक से जो लोन लिया उससे डायरेक्टली जो डीलर है जिससे आपने नई गाड़ी खरीदी उसको पेमेंट करवा दी। तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर कैश नहीं आया, आपने सीधा पेमेंट करवा दी, आपकी सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी बढ़ी है, और उसके बदले में हाँ आपके पास एक नई गाड़ी आ गई है, क्योंकि उसकी जो रिमाइंडर पेमेंट थी वो बैंक ने अपने पास से एज अ लोन आपको देके सेटल कर दिया। अच्छा जी, अब प्रिपेयर द मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2015, यानी कि जो पूरा अकाउंटिंग ईयर था ना, उसके लिए क्या मांग रहा है, उसके लिए आपसे मोटर व्हीकल का एट कॉस्ट अकाउंट मांग रहा है। लेकिन ये तो उसने मेरे ऊपर मेहरबानी करी है कि एट कॉस्ट लिखा हुआ है, अगर एट कॉस्ट ना भी लिखे तो भी मुझे पता है कि मोटर व्हीकल का अकाउंट भी अगर मांगा हुआ है तो इट क्लियरली मींस कि मुझसे वो कॉस्ट अकाउंट मांग रहा है, क्योंकि एसेट का अपना अकाउंट हमेशा उसकी कॉस्ट पे बनता है। तो एसेट का कॉस्ट अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले हम टी बनाएंगे। यार एक तो ये टी नहीं बन के देता है इसके ऊपर, इसके भी अपनी मसले हैं। ये देखो, हाँ ये बन गया। सही। तो टी अकाउंट हमने बना लिया, यहाँ पे हमारा टी बन गया है। मोटर व्हीकल एट कॉस्ट है तो हमें पता है कि यार बैलेंस बीडी किस तरफ आएगा, डेबिट पे आएगा। लेकिन बिफोर राइटिंग बैलेंस बीडी, क्या मैं यहाँ डेट्स लिखूंगा? जी बिल्कुल लिखूंगा। लेकिन सर उसने तो कहा नहीं है डेट्स लिखो। भाई या तो अगर वो कह दे कि डेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड तो मैं डेट डालूंगा ही ना, फिर तो डेट डालना बेवकूफी है। लेकिन अगर वो चुप रहता है और वो ये नहीं कहता कि डेट चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं क्योंकि होशियार एक आदमी हूं तो मैं डेट जरूर डालूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेट कैसे डालूंगा? अकाउंटिंग ईयर एंड 31 में 2015 को हो रहा है, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1 जून 2014 को, यानी कि सबसे पहला जो बैलेंस बीडी आएगा दैट वुड बी ऑफ 1 जून 2014। तो यहाँ पे सबसे पहले साल कौन सा जाएगा? 2014 जाएगा, यहाँ पे भी 2014 जाएगा। और 2014 की पहली जून की तारीख को जो हमारा बैलेंस बीडी है वो कितना है? हमारा बैलेंस बीडी है जो पुरानी गाड़ी जो हमने खरीदी की थी, क्योंकि और तो कोई बैलेंस बीडी गिवन नहीं है, तो बस जो पुरानी गाड़ी हमने खरीदी है ना, वही हमारा क्या है, वही हमारा बैलेंस बीडी है। क्योंकि इसके अलावा पूरे सवाल में और किसी दूसरी मोटर व्हीकल का जिक्र नहीं किया हुआ। तो हम बस यही समझेंगे कि भाई जो हमने 1 जून 2013 को मोटर व्हीकल खरीदी है, बिजनेस के पास कुल कुल्लम सिर्फ और सिर्फ एक टोटल मोटर व्हीकल है जिसकी कॉस्ट 1,52,000 है, तो वही बैलेंस बीडी के नाम पे 1,52,000 यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे। अच्छा, आफ्टर राइट। जब ये तो हमने 2013 को खरीदी थी, तो ये 2014 की उसमें क्यों लिख गया? बेटा क्योंकि अकाउंट जो मांगा हुआ है ना वो फॉर द ईयर एंडेड 31 में 2014 मांगा हुआ है, और आपने जो गाड़ी 2013 को खरीदी है वो गाड़ी इस पूरे साल के एंड में भी आपके पास रही है, और 1 जून 2014 को भी ये गाड़ी आपके पास थी। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा 2014 में आपके पास 1,52,000 की गाड़ी की कॉस्ट, 1,52,000 की कॉस्ट की वर्थ की गाड़ी आपके पास थी, तो सिमिलरली जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो अगले साल का ओपनिंग बन गया। तो 1 जून 2014 को भी आपके पास ये 1,52,000 की कॉस्ट की गाड़ी अवेलेबल है। और कॉस्ट तो चेंज होती नहीं है, कॉस्ट का बैलेंस तो सेम आएगा। अगर गाड़ी साल के शुरू में आपके पास पड़ी हुई है तो वो कॉस्ट अकाउंट के बैलेंस बीडी के अंदर इंक्लूड करी जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने 2013 को खरीदी है, 12 को खरीदी है या 11 को खरीदी है। जिस साल का, जिस अकाउंटिंग ईयर का आप टी अकाउंट बना रहे हो, अगर उस साल की स्टार्टिंग पे वो गाड़ी आपके बिजनेस की पोजीशन में है तो कॉस्ट अकाउंट के बैलेंस बीडी के अंदर आप उसकी अमाउंट को शो करोगे। दैट इज इट, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है। तो अब क्योंकि वो चलती भी तो आ रही है ना, ये रनिंग लास्ट डाउन। ईयर से कैरी डाउन? बिल्कुल लास्ट ईयर से, क्योंकि आपने 2013 को खरीदी है, यहाँ पे 1 जून 2013 को खरीदी थी। भाई 31 में 2014 को भी ये गाड़ी आपके पास ही है, और जाहिर सी बात है अगर 31 में 2014 को आपके पास है तो 1 जून 2014 को भी ये गाड़ी आपके पास थी। अब क्योंकि अकाउंटिंग जो उसने जो हमसे क्या कहते हैं टी अकाउंट मांगा है वो मांगा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 में 2015 का, तो ऑब्वियसली सी बात है भाई 1 जून 2014 को ये गाड़ी मेरे पास पड़ी हुई है। इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट 1,52,000 है, तो मैंने सिंपली बैलेंस बीडी में 1,52,000 रिकॉर्ड कर दिया। कोई मसला भाई बात इस बारे में दोनों को कि 1,52,000 क्यों आया है? नहीं। नहीं।
ठीक है, तो 1 जून को बैलेंस बीडी आ गया 1,52,000 का। अब बात करते हैं गाड़ी बेची कब है। गाड़ी बेची है 1 मार्च, लेकिन कौन से साल में? 2015 में। पहला स्टेप क्या होगा? एयर बदलूंगा। एयर कैसे बदलूंगा? यहाँ पे भी 2015, यहाँ पे भी 2015, और 1 मार्च की 2015 को हमने ये गाड़ी क्या कर दी? डिस्पोज कर दी है। तो यहाँ मैं लिखूंगा डिस्पोजल। और ये क्योंकि कॉस्ट अकाउंट है, तो कॉस्ट अकाउंट में जो डिस्पोजल होगा, वो गाड़ी जिसको आप डिस्पोज कर रहे हो, उस गाड़ी की जो कॉस्ट है उसी पर रिकॉर्ड होगा। तो जो गाड़ी में डिस्पोज कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,52,000 है, तो 1,52,000 इधर आ जाएगा। और जो नई गाड़ी आ रही है, वो नई गाड़ी कैसे आ रही है भाई? वो नई गाड़ी ऐसे आ रही है कि आपने कुछ अमाउंट पार्ट एक्सचेंज करी है। कितनी अमाउंट पार्ट एक्सचेंज करी थी? 84,000। तो 84,000 पहले मैं इधर डेबिट करूंगा। ठीक है, 84,000 मैंने इधर दिखाया। एंड देन उसके बाद 1 मार्च को ही जो रिमाइंडर अमाउंट है, वो कैसे सेटल की गई है? वो बैंक लोन के थ्रू सेटल की गई है। तो बैंक लोन से कितनी अमाउंट सेटल की गई है? 1,06,000 बैंक लोन से सेटल किया गया है। तो 1,06,000 ऐसे बैंक लोन से मैंने दिखा दिया। एंड देन सिंपली मैंने क्या करना है? हैवियर ऑफ द टू साइड्स दिखानी और बैलेंस बीडी सी डी लिख देना है। तो हैवियर ऑफ द टू साइड्स क्या होगा? 84,000 प्लस 1,06,000, ये कितना बना? ये बन जाएगा आपके पास 1,90,000, विच इज द कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल, जो साल के एंड में आपके पास पड़ी हुई है। तो 1,90,000 हैवियर ऑफ द टू साइड इधर भी। अच्छा नहीं, हैवियर ऑफ द टू साइड ज्यादा हो जाएगा ना, हैवियर ऑफ द टू साइड ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि तीनों को ऐड करना है ना। तो जरा तीनों को ऐड करके बताएं कितना बन रहा है। 84 प्लस 106 तो 190 हो गया। 190 प्लस 152, ये हो जाएगा 242। और 242 के बाद एक और 1 लाख, तो 342 ये बन जाएगा। तो 342,000 आपका हैवियर ऑफ द टू साइड्स में आ जाएगा। और बैलेंस सीडी निकालने के लिए जब मैं डेबिट माइनस क्रेडिट करूंगा, और बैलेंस सीडी कौन सी डेट पे आएगा? लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग क्या ईयर क्या है? 31 में। 31 में को बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 3,42,000 माइनस 1,52,000, विच विल बी 1,90,000, विच इज द कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल जो आपके पास साल के एंड में पड़ी हुई है। क्योंकि दूसरी वाली जो 1,52,000 वाली कॉस्ट की मोटर व्हीकल थी, वो तो आपने ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज कर दी है। तो क्लोजिंग बैलेंस में सिर्फ वही मोटर व्हीकल की कॉस्ट है जो कि आपके पास इवन एट द ईयर एंड पड़ी हुई है। और फिर 1 जून सेम 2015 को आपके पास बैलेंस बीडी कितना बचेगा? अगेन जो पिछले साल का क्लोजिंग था, यानी 31 में 2015 का जो क्लोजिंग है 1,90,000, वही 1 जून 2015 का ओपनिंग बन जाएगा, विच इज गोइंग टू बी अगेन 1,90,000। और यहाँ पे मेरा कॉस्ट अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई मसला भाई सर कॉस्ट अकाउंट के अंदर? पार्ट एक्सचेंज की जगह कोई और नाम लिख दे तो मसला। आप क्या लिखोगे? आप ट्रेड इन अलाउंस लिख सकते हो या पार्ट एक्सचेंज लिख सकते हो। अगर तीसरा ट्रेड कोई नाम जहन ट्रेड में आ रहा है तो पूछ लो। या एक्सचेंज, ट्रेड इन या नहीं, एक्सचेंज नहीं लिख ट्रेड सकते। इन अलाउंस या तो नाम है या पार्ट एक्सचेंज नाम है, इसके अलावा और कोई नाम लिख रहे हो तो वो गलत है। ठीक है, और right। पार्ट एक्सचेंज या ट्रेड इन अलाउंस लिख दिया। अच्छा, उस पे अब ये है कि जैसे अब तुम कह रहे हो ट्रेड इन पार्ट एक्सचेंज कुछ इस तरीके के, तो मार्क्स मोस्ट प्रोबब्ली नहीं कटेंगे उसके ऊपर, लेकिन वैसे आपको सही चीज पता होनी चाहिए कि भाई या तो ट्रेड इन अलाउंस है या पार्ट एक्सचेंज है। अब बेहतर वर्ड ट्रेड इन अलाउंस है। खैर, उसके अच्छा। आगे बढ़ते हैं। मोटर व्हीकल्स की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मांगा है, लेकिन अब जरा गौर फरमाइएगा। फॉर द इयर्स एंडेड 31 में 2014 एंड 31 में 2015, 2 सालों का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट मांगा है। इसमें सिर्फ 31 में 2015 के एंडिंग का अकाउंट मांगा था। 2014 की कोई बात नहीं की थी मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट के लिए, लेकिन इसमें उसने यहाँ पे दोनों सालों का टी अकाउंट मांगा है। तो दोनों सालों का टी अकाउंट बनाना भी कोई मसले की बात नहीं है। बस डेट्स का थोड़ा बहुत ख्याल रखना होगा जो मुझे रखना होगा। सबसे पहले हमने बनाया हमारा टी। अच्छा जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 में 2014 एंड 31 में 2015, तो स्टार्ट पहला साल कब एंड हो रहा है? पहला साल एंड हो रहा है 31 में 2014 को। तो ये साल स्टार्ट कब हुआ होगा? ये साल स्टार्ट हुआ होगा 1 जून 2013 को। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 1 जून 2013 को हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस बीडी होगा? तो जवाब है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि मोटर व्हीकल तुमने खरीदी ही 1 जून 2013 को है। तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव एनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस, जबकि मोटर व्हीकल ही उसी दिन आई है। तो इस वजह से इवन तो आपका साल स्टार्ट
14 आपका साल स्टार्ट जो है, पहला साल अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट है वो 1 जून 2013 को हुआ है और एंड 31 में 2014 को हुआ है। बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 1 जून 2013 को आपके पास कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं गिवन, और इवन जो आपने मोटर व्हीकल खरीदी है वो खरीदी उसी दिन है, तो जो मोटर व्हीकल खरीदी अगर सेम डेट पर, तो उसका कौन सा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस होगा? कोई बैलेंस उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नहीं होगा। तो इवन तो अगर कोई बैलेंस होता तो मैं क्या करता, मैं लिखता यहाँ पे भी 2013, यहाँ पे भी 2013, और फिर मैं यहाँ पे 1 जून को क्या लिख देता, बैलेंस बीडी लिख देता, और बैलेंस बीडी के अंदर जो भी अमाउंट होती उस अमाउंट को मेंशन कर देता। लेकिन क्या अभी यहाँ पे इसको मेंशन करना लाजमी है? तो जवाब है नहीं भाई, इसको अब यहाँ पे मेंशन करना लाजमी नहीं है। अच्छा सर नहीं, मुझे तो फिर भी दिखाना है, बैलेंस बीडी 0 है, मैंने 0 दिखा दिया, तो कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है भाई, दिखा दो अगर दिखाना चाह रहे हो। लेकिन क्या दिखाने की जरूरत है? नहीं दिखाने की भाई कोई बैलेंस है ही नहीं, तो फिर क्या बैलेंस दिखा रहे हो आप? तो फिर अकलमंद बच्चा क्या करेगा, जिसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई नहीं इसका तो कोई बैलेंस ही नहीं है, अगर आपने दिखा दिया, मैंने बता दिया कि इसका कोई मार्क्स नहीं कटने वाला आपका, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि यार पहली डेप्रिसिएशन कब चार्ज हुई है? तो डेप्रिसिएशन हमें पता है कि हमेशा एट द एंड ऑफ ईयर चार्ज होती है, यानी कि जो मोटर व्हीकल आपने साल के शुरू में 1 जून 2013 को खरीदी है, वो उस पर डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कब आ रहा है? 31 में 2014 को आ रहा है। तो आपका जो पहली साल की जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है वो 2014 में चार्ज हो रही है। तो आपने दोनों तरफ लिखा 2014, और 2014 की 31 में को आप पहली दफा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा। और कितने की चार्ज कर रहे हो वो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है भाई, यहाँ पे इधर देख लेते हैं। हमारे पास ओल्ड व्हीकल पूरा साल रही है, पूरे 12 महीने रही है। इट हैड अ कॉस्ट ऑफ 1,52,000। वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन आरबीएम मेथड यूजिंग 20% पर एनम रेट। तो भाई सिंपली 1,52,000 के ऊपर मैं 20% का रेट लगा दूंगा। 1,52,000 पे ये नीचे कर लेते हैं इसका काम। ये एयर वन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये एयर वन का काम है। एयर वन का डेप्रिसिएशन चार्ज है। एयर वन की डेप्रिसिएशन के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही पुरानी गाड़ी रही है, 1,52,000 उसकी कॉस्ट थी, आपने 20% उसके ऊपर रेट लगाया है। 1,52,000 का 20% ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,400। वैल्यू जरा कैलकुलेटर में अपने पास क्रॉस चेक कर लिएगा। तो 30,400 जो है वो अरे मेरे ए पास। ए पार्ट से मेंशन्ड है ना, क्या बेटा, ए पार्ट से क्या मेंशन्ड है? जो नहीं है। रेट है, जो रेट। हाँ वो तो ऊपर यहाँ पे गिवन है ना, मोटर हाँ व्हीकल्स यूजिंग द आरबीएम मेथड एट 20% पर एनम, शुरू में इसने दिया हुआ था। तो भाई 1,52,000 का 20% 30,400 आ गया, यानी कि साल 2014 के अकाउंटिंग ईयर के एंड पे मैंने कितने की डेप्रिसिएशन चार्ज करी है? 30,400 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी है। देन 30,400 की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद क्या हुआ, अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया। अकाउंटिंग ईयर एंड की क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले हैवियर ऑफ टू साइड लिखो। अब यहाँ पे तो डेबिट पे कुछ है ही नहीं, तो सिंपली 30,400 हैवियर ऑफ टू साइड बन जाएगा खुद ही। लिखना हमेशा है, लेकिन काम चोरी नहीं करनी है। ये नहीं कि यार इसमें तो अमाउंट ही एक ही है, तो मैं क्या हैवियर ऑफ टू साइड और क्या बैलेंस सीडी बीडी लिखूं, नहीं, हमेशा लिखना है। साल के एंड पे ही, जो कि अगेन 31 में है, बैलेंस सीडी भी सेम आ जाएगा। बैलेंस सीडी भी आपका 30,400 आ जाएगा। एंड देन आपके पास जो अगला अकाउंटिंग ईयर की पहली डेट है विच इज 1 जून 2014, उसके अंदर भी आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस बीडी आ जाएगा, विच इज अगेन गोइंग टू बी 30,400। देन अब क्या होगा भाई, अब अगले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अगले साल की डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी? अगले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 1 मार्च तो 31 में 2015 को, क्योंकि अगला अकाउंट ईयर कब एंड हो रहा है, 31 में 2015 को। लेकिन उससे पहले जो एसेट आपने 1 मार्च को डिस्पोज कर दिया है उसकी, क्योंकि हमें पता है कि भाई जब एसेट डिस्पोज कर दिया तो उसकी अब तक की जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी, बिकॉज वी आर फॉलोइंग मंथली बेसिस, तो उसकी 28 फरवरी तक की जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो सब भी क्या होगी, डिस्पोज ऑफ होगी। लेकिन ये डिस्पोजल भी 2015 को ही हो रहा है, 2015 की 1 मार्च को हो रहा है। और जो आपका इनकम स्टेटमेंट का चार्ज रिकॉर्ड होगा वो भी 31 में 2015 को होगा। तो ईयर तो मैं यहाँ पे बदल देता हूँ कि भाई अब मैं चला गया हूँ 2014 से 2015 पे। और पहले क्योंकि डिस्पोजल हुआ है तो पहले डिस्पोजल की वर्किंग कर लेते हैं, विच इज ऑन 1 मार्च। 1 मार्च को हुआ है भाई डिस्पोजल। जो मैंने पुरानी मशीन डिस्पोज की है वो मैंने कितने सालों में अंदर, कितने साल, उसके ऊपर अब तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? पहले तो भाई जो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर था उसमें पूरे 12 महीने की इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। तो मैं अगर ओल्ड व्हीकल के लिए काम करूं
तो पहले अकाउंटिंग ईयर में तो इसके ऊपर पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, लेकिन ईयर 2 के अंदर इसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी? ईयर 2 में सिर्फ 9 महीने रहे तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ईयर 2 की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, क्योंकि आरबीएम मेथड है, तो मैं नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। नेटबुक वैल्यू कितनी कैसे निकलेगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट 1,52,000 है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब तक एक ही साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, विच इज 30,400, माइनस कर दूंगा 30,400 से, और फिर 20% का रेट लगेगा। लेकिन क्योंकि सेकंड अकाउंटिंग ईयर में ये सिर्फ 9 महीने बिजनेस की पोजीशन में रही है और बिजनेस मंथली बेसिस की पॉलिसी फॉलो कर रहा है, तो मैं इसको 9/12 भी कर दूंगा। और मुझे बता दे मेरे पास क्या डेप्रिसिएशन निकल कर आ रही है। क्या डेप्रिसिएशन आ रही है? 18,240। 18,240। हमारे पास ये पुराने एसेट की दोनों सालों की डेप्रिसिएशन आ गई, यानी कि जो एसेट बिक रहा है उसकी 1 मार्च तक की कितनी डेप्रिसिएशन है? 30,400 प्लस 18,240। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, जरा ऐड करके बता दें क्या वैल्यू आ रही है दोनों सालों की, दोनों अकाउंटिंग ईयर्स की? 48,640। 48,640। ये आ गई हमारे पास डिस्पोजल की अमाउंट 48,640, यहाँ पे आ जाएगी। अब आता है चैलेंजिंग पार्ट नंबर 2। पहला चैलेंजिंग पार्ट ये था, बच्चे ने इससे क्रॉस कर दिया। सेकंड चैलेंजिंग पार्ट क्या है? चार्ज फॉर ईयर, जो कि कब अप्लाई होगा, कब लगेगा? साल के एंड पे। साल का एंड क्या है? 31 मई 2015। तो इस पे मैं लिख देता हूँ इनकम स्टेटमेंट में भाई कितनी अमाउंट गई है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं निकल जाएगी ना। ऐसे अगर दिमाग से मैं कर लेता या कैलकुलेटर उठा के कर लेता तो क्या ही बात है। अब कल जरा मैंने आपको जो फॉर्मेट करवाया था मैं उसी पे लेके जाऊंगा, क्योंकि मंथली बेसिस का एक ही फॉर्मेट है। नया एसेट जो खरीदा उस पे कितनी डेप्रिसिएशन है वो निकालो, पुराना एसेट जो बेचा है वो जितने भी महीने ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग ईयर रहा है उसकी डेप्रिसिएशन निकालो, और वो एसेट जो साल के शुरू से लेके साल के एंड तक पड़े रहे उस पे भी डेप्रिसिएशन निकालो। ये हमने फॉर्मेट कल देखा था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसके अंदर हमने फॉर्मेट देखा था कि भाई अगर मंथली पॉलिसी फॉलो हो रही है तो तीन मेजर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी। पहली डेप्रिसिएशन उसकी कैलकुलेशन होगी जो एसेट नया परचेज किया है। सो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट न्यूली परचेज, सबसे पहले वो निकालनी है। फिर हमने निकालनी है डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, जो एसेट आपने इस अकाउंटिंग ईयर में डिस्पोज ऑफ किया है उसको, क्योंकि इस अकाउंटिंग ईयर के जितने भी महीने आपने बिजनेस की पोजेशन में रखा है उसके उतने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईयर के अंदर इंक्लूड करी जाएगी। एंड थर्ड पार्ट, जो कि आज वाले सवाल के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो क्या पार्ट था कि भाई उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन निकालो जो साल के शुरू से लेके साल के एंड तक पूरे 12 महीने थे। ना ही तो यानी कि साल के शुरू में भी थे, यानी आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज नहीं किया और साल के आखिरी तक ये आपके साथ रहे। लेकिन अभी जो हम सवाल कर रहे हैं इसमें हमारे पास ऐसा कोई एसेट है ही नहीं जो कि साल के शुरू से लेके साल के एंड तक रहा हो। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास एक ही एसेट था जो साल के शुरू में था, वो ये पुरानी मोटर व्हीकल थी विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 1,52,000। इसको तो हमने इस साल बेच दिया, इसको तो हमने इस साल बेच दिया है 1 मार्च को। और इसके अलावा कोई और मोटर व्हीकल हमारे बिजनेस में ऐसी है नहीं जो कि साल के शुरू से लेके साल के एंड तक रही हो। तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के मुकाबले में कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो गया। अब पहली चीज क्या निकालनी है भाई? पहली चीज निकालनी है डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर एसेट न्यूली परचेस्ड। तो आपने एक एसेट नया परचेज तो किया है, बिल्कुल, उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,90,000 है। कब परचेज किया है? 1 मार्च को परचेज किया है। तो और रेट कितना है? 20% है, तो 1,90,000 का 20%। लेकिन क्योंकि ये एसेट आपके पास सिर्फ कितने महीने रहा है? 3 महीने रहा है भाई। अगर लिया ही 1 मार्च को तो मार्च अप्रैल में, दैट इज इट, सिर्फ 3 महीने रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर दूंगा। बताएं क्या वैल्यू निकल के आ रही है? सर कॉस्ट 190 थी, वन नाइन्टी हाँ तो थाउजेंड 190 तो लिखिए बेटा। ओके। 9,500। 9,500। और सेकंड एसेट क्या है भाई? सेकंड उस एसेट की डेप्रिसिएशन है जो कि आपने इस अकाउंटिंग ईयर में डिस्पोज ऑफ कर दिया है। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर एसेट डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग ईयर।
तो इस अकाउंटिंग ईयर में इस एसेट पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी है? 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगी है। क्या वो कैलकुलेट कर लिया? जी बिल्कुल कैलकुलेट कर लिया। 18,240 इस साल के अंदर 9 महीने की जो डेप्रिसिएशन लगी है वो चार्ज फॉर ईयर के अंदर भी इंक्लूड करी जाएगी। तो टोटल चार्ज फॉर ईयर क्या हो जाएगा भाई? टोटल चार्ज फॉर ईयर इस केस के अंदर हमारे पास हो जाएगा 9,500 प्लस 18,240। चार्ज फॉर ईयर 9,500 प्लस 18,240, बताएं क्या आ गया? 27,740। तुम लोग के कैलकुलेटर नहीं चल के दे रहे हैं। 27,740 जो है ये हमारे पास चार्ज फॉर ईयर निकल के आ गया। क्या फायदा मतलब तुम्हारे हाथों में कैलकुलेटर होने का, अगर मैं तुम लोगों से पहले जवाब दे रहा हूँ तो? मुझे ये बता दो। 27,000 कितना बोला था मैंने? 740 बोला था ना? इस पेन का भी दिमाग खराब हो गया। तो इनकम स्टेटमेंट में भाई आपका क्या चला गया? 9,500 प्लस 28,240 विच इज 27,740। अब क्या करना है? अब बस सिंपली हमने BDCD निकालना है। सबसे पहले हैवियर ऑफ द टू साइड जाएगा। हैवियर ऑफ द टू साइड्स कितना बन जाएगा भाई आपके पास? बैलेंस BD 30,400 है। 30,400 प्लस 27,740, सो दिस वुड बिकम 57, 58,140। चेक कर लिएगा अपने पास कैलकुलेटर में। 58,140। एंड देन इसको जब मैं हैवियर ऑफ द टू साइड को जब मैं, यानी क्रेडिट साइड हैवियर थी तो डेबिट साइड से माइनस कराऊंगा, और साल की अगेन आखिरी तारीख को बैलेंस CD भी लिख दूंगा। तो 58,140 माइनस 48,640, बताएं क्या आ रहा है? 9,500। 9,500। एंड देन अगले साल की ओपनिंग जो कि 1 जून को होगी, उसमें आपका बैलेंस BD आ जाएगा कितना? सेम 9,500, विच इज जस्ट, अगर आप देखो तो विच इज जस्ट द डेप्रिसिएशन ऑफ द न्यूली परचेज्ड एसेट जो हमने निकाली थी, विच इज व्हाट, विच इज 9,500। क्योंकि भाई साल के एंड में आपके पास पड़ा हुआ ही अब सिर्फ क्या एसेट है? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर सिर्फ उसी एसेट की डेप्रिसिएशन अब तक की आ रही है, जो कि आपने, जो एसेट आपकी पोजेशन में पड़ा हुआ है उसके ऊपर दिखा रहा है कि भाई आपने अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है। तो जो नया एसेट है लिया ही 3 महीने पहले है, तो उसके ऊपर अभी तक टोटल 3 महीने की 9,500 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है, वो हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, विच इज क्वाइट सेंसिबल एज वेल, कि साल के एंड पे एक ही एसेट पड़ा है
उस एसेट को लिए हुए भी 3 महीना हुआ है, तो उसकी 3 महीने की डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिख रही है, और उसी की कॉस्ट 1,90,000 उसके हमारे मोटर व्हीकल के कॉस्ट अकाउंट में दिख रही है। टोटली इट डज मेक सेंस। यहाँ पे आपका मोटर व्हीकल का कॉस्ट अकाउंट भी कंप्लीट हो गया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। आगे फिर वो कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ द मोटर व्हीकल परचेज ऑन 1 जून 2013। 1 मार्क के लिए सवाल है, और बिल्कुल सही 1 मार्क के लिए सवाल है। क्यों? क्योंकि भाई आपको अगर ये पता है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकाला जाता है, वी कंपेयर द सेल्स प्रोसीड वी कंपेयर द सेल्स प्रोसीड विद द नेट बुक वैल्यू। तो हम करते हैं सेल्स प्रोसीड माइनस नेट बुक वैल्यू। सेल्स प्रोसीड यहाँ पे इस केस में हमारे पास वो अमाउंट है जो कि पार्ट एक्सचेंज में हमें सेटल की गई है हमारे साथ, सर ये तो जो कि फर्स्ट ईयर का यार। 84,000। डजेंट मैटर बेटा, फर्स्ट ईयर का नहीं है वो, आपसे कह रहा है जो परचेज 1 जून 2013 को किया था, जब उसको हाँ डिस्पोज किया तब का प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। तो डिस्पोज तो अच्छा। आपने 2014 में ही किया है ना, और उस वक्त जो आपको सेल्स प्रोसीड मिली है, यानी कि जो पार्ट एक्सचेंज में अमाउंट सेटल हुई है, वो 84,000 सेटल हुई है। और जो नेट बुक वैल्यू थी इस एसेट की, अब नेट बुक वैल्यू कैसे पता चलेगी सर? आपको पता होना चाहिए नेट बुक वैल्यू कैसे पता चलेगी। दैट सिंपली कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एसेट की कॉस्ट 1,52,000 थी, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी देख चुके हो, यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर चुके हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, कि जिस डेट पे इस एसेट को डिस्पोज किया गया है, उस डेट पे इसकी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 48,640 है। तो 1,52,000 माइनस 48,640, ये आप करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगी? आपकी नेटबुक वैल्यू निकल के आ जाएगी। सेल्स प्रोसीड 84,000 है। दोनों को माइनस करा लो। अगर नेगेटिव आंसर आया तो इसका मतलब लॉस ऑन डिस्पोजल है, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है। और सिंपल टर्म में, या अगर लॉजिकली बात की जाए, अगर तो जो नेटबुक वैल्यू आएगी, विच इज मुझे दिख रहा है काफी क्लियरली कि भाई ये नेटबुक वैल्यू सेल्स प्रोसीड से ज्यादा ही आ रही है, तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा? लॉस ऑन डिस्पोजल हो जाएगा, जितने से भी नेटबुक वैल्यू सेल्स प्रोसीड के अमाउंट से एक्सीड कर रही है। तो बताएं लॉस ऑन डिस्पोजल कितना आ रहा है? माइनस वन नाइनटीन वन थाउजेंड सिक्स थ्री हंड्रेड सिक्स फोर सिक्सटी जीरो 19,600। अच्छा, इसको माइनस करके लिखूंगा नहीं, माइनस बस आपको ये बता रहा है कि लॉस ऑन डिस्पोजल है, लिखूंगा बस इसको नॉर्मल 19,600। हाँ, ये मेंशन जरूर कर दूंगा कि लॉस ऑन डिस्पोजल को रेफर कर रहा है। ठीक है, आगे फिर आपसे। 19,360 है। 19,360 है। आशीष, तुम्हारी भी यही आई है? हाँ। ठीक है, 19,360 लॉस ऑन डिस्पोजल है। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, म्यू इज कंसीडरिंग द इफेक्ट इट वुड हैव ऑन हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ शी सोल्ड मोटर व्हीकल्स फॉर कैश रादर देन पार्ट एक्सचेंज देम इन फ्यूचर। अब वो कह रही है कि भाई जो म्यू जो ओनर है वो सोचिए कि अगर तो मैं मोटर व्हीकल को कैश पे बेचूं, क्योंकि अभी तो उसने एक नया दो पुराना, पुराना दो नया लो लेके जाओ वाली पॉलिसी फॉलो की है ना, पार्ट एक्सचेंज करा लिया, जिसको उसको पुराने एसेट के बदले में 84,000 की सेटलमेंट नए एसेट के अंदर मिल गई। तो अब अगर वो कह रही है कि मैं उसको कैश की जगह बेच दूं और पार्ट एक्सचेंज ना कराऊं, तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी पे क्या इंपैक्ट आएगा? ठीक है, और वो आगे फिर हमसे कहते हैं एडवाइस म्यू ऑफ द इफेक्ट ऑन हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ शी हैड नॉट पार्ट एक्सचेंज द मोटर व्हीकल बट हैड सोल्ड इट फॉर $80,000 कैश। अभी जो सेटलमेंट हुई है वो 84,000 पे हुई है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि अब अगर कैश मिलेगा तो 80,000 मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी सेल्स प्रोसीड कम हो जाएगी। सेल्स प्रोसीड कम हो जाएगी तो आपका लॉस ऑन डिस्पोजल क्या हो जाएगा? लॉस ऑन डिस्पोजल आपका बढ़ जाएगा। पहली चीज तो ये, लॉस ऑन डिस्पोजल विल इंक्रीज बाय $4,000। लॉस ऑन डिस्पोजल विल इंक्रीज, डिक्रीजिंग द प्रॉफिट्स बाय फर्दर $4,000। डिक्रीजिंग द प्रॉफिट, क्योंकि अगर लॉस बढ़ेगा, लॉस ऑन डिस्पोजल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट नीचे जाएंगे। सो लॉस ऑन डिस्पोजल विल इंक्रीज, डिक्रीजिंग द प्रॉफिट्स, डिक्रीजिंग द प्रॉफिट्स बाय $4,000। ये एक चीज हो गई। फिर उसके बाद अगर देखो, अगर आप $80,000 कैश में पेमेंट लेते हो, तो अब आपको बैंक से ज्यादा लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सारी अमाउंट बैंक से सेटल करवा रहे हो ना। आपके पास तो लेट से, इस केस को अगर देखा जाए तो जितनी भी रिमाइंडर अमाउंट है आप बैंक से सेटल करवा रहे हो। तो अगर अब आपको सेटलमेंट आपने नहीं करी, यानी पार्ट एक्सचेंज नहीं करी, और अब आप जाके नई गाड़ी लेते 1,90,000 की, 80,000 देते उसको कैश, और बाकी 1,10,000 का बैंक से लोन लेते, तो अब जो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, वो भी तो ज्यादा चार्ज करता है ना, आपने लोन की अमाउंट ज्यादा ली है। तो इंटरेस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। कितनी अमाउंट से बढ़ेगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इंटरेस्ट विल इंक्रीज। इंटरेस्ट ऑन
बैंक लोन, क्यों इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि उसने बताया हुआ नहीं है कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है ना, तो इस वजह से नहीं बता सकता। लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि भाई अगर मैं ज्यादा लोन लूंगा तो इंटरेस्ट की अमाउंट भी ऑब्वियसली ज्यादा बननी है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स कम होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन विल इंक्रीज, which in turn will reduce profits, which in turn will reduce profits। और इसके अलावा क्या होगा भाई, इसके अलावा क्योंकि उसने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बताओ, तो मैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं एसओएफपी पे भी बात करूंगा। तो एसओएफपी पे क्या होगा भाई, यही दो बातें एसओएफपी को भी इम्पैक्ट करेंगे। जब आपको मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बढ़ेगा, तो वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक लोन की अमाउंट बढ़ रही है। बैंक लोन की अमाउंट बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है कि आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, और नॉन करंट लाइबिलिटी किधर रिकॉर्ड होती है, एसओएफपी के अंदर रिकॉर्ड होती है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी विल इंक्रीज इन एसओएफपी, नॉन करंट लाइबिलिटी will increase नॉन करंट लाइबिलिटी विल इंक्रीज। एक तो नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर और क्या चीज होगी भाई, उसके साथ साथ क्योंकि ऊपर मैंने लिखा हुआ है ना प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आपको मैं बेसिक एसओएफपी का फॉर्मेट सबको पढ़ा चुका हूँ। बेसिक एसओएफपी के फॉर्मेट के अंदर इक्विटी का एक सेक्शन होता था, जिसमें हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल। जो हम एसओएफपी के अंदर एसेट्स लिखने के बाद, सब हम टोटल एसेट्स की फिगर देने के बाद पहले लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद हम लिखते हैं एड प्रॉफिट फॉर ईयर, और फिर हम लिखते हैं लेस ड्रॉइंग्स। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास भाई ये आप दो चीजें करा लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा, जो कि ओनर के कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है कि ओनर का साल के एंड में कितना पैसा लगा हुआ है। अब मुझे अगर ये बताओ कि प्रॉफिट फॉर ईयर जो मैंने ऊपर लिखा डिक्रीज हो रहा है, अगर प्रॉफिट फॉर ईयर डिक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली अगर लेट से ये 10,000 था, और ये 10,000 की जगह आप 4,000 से भी अगर कम करते हो और इसको 6,000 बना देते हो, तो भाई जाहिर सी बात है आपका क्लोजिंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं है, आपका क्लोजिंग कैपिटल भी कम होगा, जिसकी वजह से ओनर की इक्विटी क्या हो जाएगी, ओनर की इक्विटी भी कम हो जाएगी। सो ओनर्स इक्विटी will reduce। और इसके साथ साथ मैं ये पॉइंट भी लिख सकता हूँ, वैसे तो मेरे 3 मार्क थे, मैंने 4 पॉइंट लिख दिए, तो आई एम वेरी गुड टू गो अहेड। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो ये भी पॉइंट लिख सकता हूँ कि आपके नेट एसेट्स भी कम हो जाएंगे। नेट एसेट्स क्या होते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी है, क्योंकि ऊपर जाहिर सी बात है मैंने लिख दिया है कि लाइबिलिटी बढ़ेगी। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है जो टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी की अमाउंट है, वो जो नेट एसेट्स जिसको हम कहते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। जी बोलिए। कुछ कह रहे हो आप आशिर? सर मैंने तो कुछ नहीं कहा। ठीक है, कुछ नहीं कहना तो नेट एसेट्स क्या होंगे, नेट एसेट्स विल रिड्यूस। यहाँ पे मैंने 5वां पॉइंट भी डाल दिया, आपकी जरूरत सिर्फ ऐसे 3 पॉइंट्स की थी, तो इसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स, आप कोई भी 3 इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, तो आपके पूरे 15 मार्क आपके निकल कर आ जाएंगे। अब जो आप लोगों ने अपनी वर्किंग करी थी, उसको आप इस सवाल की वर्किंग से कंपेयर करवा सकते हो, टू सी कि कितना सही था कितना गलत था।